सो लेट एंटिक्विटी में मतलब क्या होता है, एंटिक्विटी मीन्स क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ था ग्रीक्स का, एशियन टाइम के ग्रीक के जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। वी शैल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन वर्ल्ड इन दिस इट्स फाइनल सेंचुरी, यानी किस तरह से फाइनल सेंचुरीज में रोमन की कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट एंटिक्विटी इज द टर्म नाउ यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर एंड रिफर्स ब्रॉडली टू द 4th to 7th सेंचुरी। हम लेट जो सेंचुरीज में किस तरह से एंटिक्विटी यानी ग्रीक मॉन्यूमेंट्स का फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड था, इवोल्यूशन था एक, और किस तरह से रोमन एम्पायर टूटा और किस तरह से 4th to 7th सेंचुरी तक ये पहुंचा। द 4th सेंचुरी इटसेल्फ वाज वन ऑफ द कंसिडरेबल फर्मेंट बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमिक। 4th सेंचुरी जो है एक तरह से रोमन एम्पायर में कल्चर और इकोनॉमिक फर्मेंटेशन का पीरियड था। एट द कल्चरल लेवल द पीरियड saw momentous development in the religious life with the emperor Constantine deciding to make Christianity the official religion and with the rise of the Islam in the 7th century। तो 4th सेंचुरी में जहाँ कॉन्स्टेंटाइन जहाँ एम्परर ने डिसाइड किया कि क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर जाए, वहीं किस तरह से 7th सेंचुरी में राइज ऑफ इस्लाम होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। But there was a equally important changes in the structure of the state that began with the emperor डायक्सिलियन जो थे उन्होंने किस तरह से एक नया स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था रोमन एम्पायर का, वो देखते हैं। ओवर एक्सपेंशन हैड लेड डायक्सिलियन टू कट बैक बाय अबैंडनिंग टेरिटरीज विद लिटिल स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू। Diocletian also fortified the frontiers, recognized provincial boundaries, and separated civilian from military functions, granting greater autonomy. Military commanders duties who now became a more powerful group। तो क्या हुआ कि डायलोक्सियन जो ये जो एम्परर थे इन्होंने क्या किया, जो अननेसेसरी जो यूज़फुल नहीं थी जो टेरिटरीज, उनको उस रोमन राज्य से रोमन के एम्पायर से काट दिया उन सबको, और एक तरह से बाउंड्रीज की फ्रंटियर्स क्रिएट कर दिए गए, प्रोविंशियल बाउंड्रीज हो गई, सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम, और कुछ मिलिट्री फंक्शन जो नहीं होते थे, जो मिलिट्री फंक्शन नहीं होते थे उनको सेपरेट कर दिए गए, और ग्रांटिंग गियर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स, और पूरी तरह से मिलिट्री कमांडर्स को एक पावर दे दी गई, और जो कि एक बड़ा बहुत पावरफुल ग्रुप के रूप में उभर के आया सामने। कॉन्स्टेंटाइन consolidated some of these changes and added others of his own। कॉन्स्टेंटाइन ने इन चेंजेस को थोड़ा सा मजबूती, कंसोलिडेटेड मतलब और पावरफुल बनाया, और उसमें कुछ चेंजेस भी किए। His chief innovation were in the monetary sphere where he introduced a new domination, the solidus, a coin of 404 gram of pure gold that would in fact outlast the Roman Empire itself। तो जहाँ अगर कॉन्स्टेंटाइन के इनोवेशन के बारे में पढ़ें तो उसका सबसे बड़ा इनोवेशन जो हुआ था मॉनेटरी एरिया में हुआ था, जहाँ उसने एक सॉलिडस नाम का एक कॉइन का सिक्का इंट्रोड्यूस किया था जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था और जिसका वेट था 4.5 ग्राम, राइट। अब क्या हुआ था कि सो सॉलिडी वर मिंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड देयर का सर्कुलेशन रन इनटू मिलियंस, और जो और दूसरा के इनोवेशन क्या था कि उन्होंने एक नई कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था नोपल यानी कॉन्स्टेंटिनिया, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में इस्तांबुल में टर्की में है, और प्रीवियसली ये इससे पहले इसे कहा जाता है बाइजेंटियम, ठीक है ना, जो कि तीनों साइड से सागरों से भी घिरा हुआ था। एज द न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड अ न्यू सेनेट, द 4th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गवर्निंग क्लासेज। तो न्यू कैपिटल के लिए एक न्यू सेनेट की ज़रूरत थी, जिसमें 4th सेंचुरी जो था बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन था वहाँ पे, गवर्निंग क्लासेस यानी कितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ थी उसका रैपिड एक्शन की मतलब बनाए गए थे, और मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी थी और कहते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जो दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज दैट कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन रूरल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन लाइक ऑल
presses and glass factories in new year technologies such as screw presses and multiple water mills and in a revival of the long distance trade with the east. तो इसमें जो है राजा का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, जिसमें कि रूरल का फिर से रीस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन किया गया, ऑयल प्रेसेस लाइक ग्रास और फैक्ट्रीज़ का भी, और साथ ही ये क्या हुआ, एक तरह से नए रिवाइवल रूट्स बनाए गए जहाँ की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की जा सके. All of the carried over into strong urban prosperity that was marked by the new forms of the architect and exaggerated sense of luxury. तो जहाँ अर्बन एरिया का ये था सिनेरियो, वही रूरल एरिया का था, यहाँ पे अर्बन एरिया में बहुत सारा आर्किटेक्चर हो रहा था जो कि और एग्जीक्यूटेड यानी कि बहुत ही लिमिट बियॉन्ड द लिमिट जो है लग्जरी एक्सपीरियंस की जा रही थी. द रूलिंग एलाइट्स वर वेल्दी एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर. जितने भी रूलिंग एलाइट्स यानी रिच पीपल थे रोमन एम्पायर के, वो बहुत ही वेल्दियर हुआ करते, पावरफुल होते थे. इन इजिप्ट हंड्रेड्स ऑफ पेपायरी सर्वाइव फ्रॉम दिस लेटर सेंचुरी एंड दे शो अ रिलेटिवली affluent society where money was in extensive use and rural states generated vast income in gold. For example, Egypt contributed tax over 2.5 million solidi a year. Roughly 35,000 lbs of gold in the eastern countryside were more developed and densely settled in the 5th and 6th century than they would be even in the 20th century. This is the social background against which we should dissect the cultural developments of this period. तो क्या हुआ था कि जितने भी रोमन एलाइट से रिच पीपल थे वो बहुत ही वेल्दियर थे. क्योंकि उनको साल भर में वो अपनी इनकम कितनी कमा रहे थे, 2.5 मिलियन सॉलिडी कमा रहे थे, जिसका मतलब था कि 35,000 lbs ऑफ गोल्ड कमा रहे थे. अब क्या हुआ कि इन लार्ज पार्ट्स ऑफ नियर ईस्टर्न कंट्री साइड वर मोर डेवलप्ड एंड डेंसली. और जो जितने भी लार्ज पार्ट के थे कंट्री साइड के, वो बहुत ही डेवलप्ड हो रहे थे. अब क्या था, ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलीथीस्ट. पॉलीथीस्ट मतलब क्या होता है? अब क्या हुआ कि जो ग्रीक और रोमन थे उनकी जो वो पॉलीथिस्ट बन गए थे, यानी कि एक से ज़्यादा वैराइटीज़ को वो वर्शिप करने लगे थे. और ये क्या हुआ था कि पॉलीथिस्ट हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब दमसेल्व्स. पॉलीथिस्ट को अपना कोई कॉमन नेम नहीं था अपने आप को डिस्क्राइब करने का. द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन इन द एम्पायर वॉज जुडाइज्म. तो यहाँ पे दूसरा एम्पायर में एक दूसरा रिलीजियस ट्रेडिशन था, जुडाइज्म. बट जुडाइज्म वॉज नॉट अ मोनोलिथ. मोनोलिथ मतलब क्या होता है? लिटरली अ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन. But this expression is used to refer to anything, for example a society or culture that lacks variety and it's all of type same time. तो यहाँ पे मोनोलिथ क्या हुआ था कि एक तरह से यानी कोई The general prosperity was especially marked in the east, where the population was still expanding till 6th century, despite the impact of the plague which affected the Mediterranean in 540s. In the west, by the contrast, the empire fragmented politically. As Germanic groups from the north, Goths, Vandals, Lombards, took over all the major provinces and established kingdoms that are best described as a post-Roman. The most important of these were that of the Visigoths in Spain, destroyed by the Arabs between 711 and 720, and that of Franks in Gaul, and that of Lombards in Italy. These kingdoms foreshadowed the beginnings of a different kind of world that is usually called medieval. In the east, where the empire remained reunited, the reign of the Justinian is the high water mark of prosperity and imperial ambition. तो क्या हुआ कि जनता में जो था बहुत ही खुशहाली और पूर्वी जो ईस्टर्न रीजन में था अधिक फैली हुई थी, जहाँ 6th सेंचुरी के मुख्य भाग में बढ़ती जा रही थी. और हालांकि वहाँ प्लेग महामारी होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा था.
अब क्या होता है, इन द वेस्ट बाय कॉन्ट्रास्ट द एम्पायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली एज जर्मनिक ग्रुप्स फ्रॉम द। अब जो वेस्ट में था, एम्पायर ने क्या किया था, पॉलिटिकली तोड़ दिया था इन लोगों को, किसको, सभी प्रांतों को कब्जे में ले लिया था। और जैसे कि जितने भी प्रांत थे, जैसे कि अपना गोंथ, वेंडल, रोमबार्ड, ये सभी प्रोविंसेस को अपने कब्जे में ले लिया था, अपने अपने स्टेट स्थापित कर लिए थे, जैसे कि पोस्ट रोमन राज्य कहा जाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो थे, स्पेन में विसिगोथस का स्टेट हुआ करता, जिसमें अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिया था। गॉल में फ्रैंको का राज्य हुआ करता था, जिसको 511 से लेकर 677। इटली में लोम्बार्डो का एक राज्य हुआ करता था, 568 से लेकर 774। ये जितने भी स्टेट्स है, एक तरह की किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत है, जिस दुनिया के को आमतौर पर मिडीवल कहा जाता है। और फिर पूर्वी जो ईस्टर्न भाग था, उसमें भी जहाँ राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासन काल प्रॉस्परस और शाही महत्वाकांक्षाओं का स्तर तक द्योतक था, इस मतलब सिंबल था। और जस्टिनियन जो कि 533 में अफ्रीका को वेंडलों में कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगर्थों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया था इसने। इससे देश तहस नहस हो गया था और लंबार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया था। 7th सेंचुरी के इनिशियल डिकेड्स में आते आते रोम और ईरान के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो गई थी, और ससानी और जो रूलर्स थे, उन्होंने जो इजिप्ट के कई सभी विशाल ईस्टर्न प्रोविंसेस में बड़े आक्रमण कर दिए थे। बाइजेंटियम जो था, रोम साम्राज्य को पहले ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, और 620 के दशक में इस प्रोविंसेस पर फिर से अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद क्या हुआ कि साउथ ईस्ट की ओर से एक बहुत बड़ा जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वो सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश में जो है, ईरान में सबसे शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को कहते हैं एशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल ही हुए थे कि ईस्टर्न यूरोप और ससानी दोनों राज्य के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों में कब्जों में ले लिए गए थे, राइट। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ले लिए गए थे। लेकिन हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्यों जो कि इस्लाम जब उभर रहा था तो एक शताब्दी तक स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गया था, और अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुआ था। अरब से शुरू होकर ये जीती सीरियाई रेगिस्तान और इराक के सरहद तक पहुंची थी, जिसके बाद मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई। जैसा कि अगर हम पिछले 4 टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से अरब आइलैंड और कहते हैं किस तरह से अरब जो था, हाँ, किस तरह से अरेबियन पेनिनसुला जो था, वो वहाँ पर रहने वाली अनेक जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी थी, किस तरह से उनका इंटीग्रेशन हुआ, वो हम इसका देखेंगे। सो थैंक यू क्लास, दिस चैप्टर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन completed. If you want to pass any comments, you can write any comment.